हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे CGPSC कक्षा 9वीं माध्यम हिंदी के अध्याय 11 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है। जैसे एक पत्थर को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह सतह पर वापस आ जाती है। बारिश की बूंदों से लेकर सूखा पत्ता, धूल के कण सब कुछ पृथ्वी पर ही आ गिरते हैं, क्योंकि पृथ्वी में एक विशेष गुण पाया जाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिसके कारण वह सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी पत्थर को ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी की सतह तक आते आते उसका वेग बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी अपने पास की वस्तु को और अधिक बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करती है। और सौरमंडल में पृथ्वी जैसे कई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा जैसे उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर क्यों नहीं गिरता? इसलिए नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के ऊपर अभिकेंद्र बल लगाती है। उसी प्रकार उसके विपरीत सूर्य पृथ्वी के ऊपर अपकेंद्र बल लगाती है, और दोनों बल एक दूसरे के बराबर रहते हैं और विपरीत दिशा में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर नहीं गिरता और पृथ्वी सूर्य के ऊपर नहीं गिरता। एक लकड़ी के गुटके को धागे से बांधकर धागे के एक सिरे को हाथ से पकड़कर गुटके से बंधे हुए दूसरे सिरे को छोड़ने पर वह पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर जाता है। अब धीरे धीरे गुटके को वृत्ताकार घुमाने, उसके बाद उसे तेज घुमाने पर उंगलियों में तनाव महसूस होता है, क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक बल के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और जब हम बल लगाते हैं तो वह गुटका चारों ओर घूमने लगता है, जिससे गुटके के ऊपर बल लगता है। गुटका उसके विपरीत हमारे हाथों पर बल लगाता है, जिसके कारण हमारे हाथों पर हमें तनाव महसूस होता है। यदि हम गुटके को तेजी से घुमाते हुए धागे को छोड़ दें या धागा टूट जाए तो गुटका वृत्ताकार पथ के बाहर किसी दिशा में गिरेगा। यदि हम बार बार ऐसा करें तो गुटका बार बार अलग अलग दिशा में जाकर गिरेगा, क्योंकि किसी भी वृत्ताकार पथ में गति करती हुई वस्तु की दिशा निश्चित नहीं होती। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। चलिए अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय रूप निकालते हैं। तो चित्र 2 में दिखाए अनुसार मान लें कि कोई दो पिंड ए और बी आर दूरी पर स्थित हैं। ये एक दूसरे के ऊपर क्रमशः F बल से आकर्षित करते हैं, और ए का द्रव्यमान m1 तथा वस्तु बी का द्रव्यमान m2 है। न्यूटन के नियम के अनुसार दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। इसे ले लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उनके बीच F बल लग रहा है तथा उनके बीच की दूरी r है। तो F अनुक्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग एक साथ क्या लिख सकते हैं? F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2/r का स्क्वायर। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कैपिटल G लगाएंगे, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? कैपिटल G m1 इंटू m2/r का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ कैपिटल G का प्रयोग किया गया है। कैपिटल G का मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और SI पद्धति में कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अर्थात यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कम हो जाएगा, क्योंकि वह उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के बीच की दूरी। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक अगर बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, दूसरा बढ़ता है तो एक कम हो जाता है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है, सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम तथा पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल की गणना करें।
पृथ्वी द्वारा सूर्य पर लगाए गए बल का मान क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल और पृथ्वी द्वारा सूर्य पर लगाया गया बल बराबर होगा, है ना, क्योंकि संतुलित होता है। मैंने बताया था अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल, दोनों में से एक की गणना करने पर हमें दूसरा बल भी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के बराबर होता है और विपरीत होता है। अभी हम लोगों ने न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का गणितीय रूप निकाला था, जिसमें समीकरण 4 के अनुसार पृथ्वी एवं सूर्य के बीच एक दूसरे पर लगाया गया बल जो होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई आर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ m ले लिया गया है अर्थ और ms ले लिया गया है सन के लिए। तो जहाँ पर m मतलब कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम। r बराबर पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी यहाँ 1.5 × 10⁻11 मीटर है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान रख दिया है F बराबर 6.67 × 10⁻−11 × 6 10⁻24 × 2 × 10⁻30 बटे 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर न्यूटन। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन दिया गया है, जिसके अनुसार सूर्य एवं पृथ्वी एक दूसरे को 35.57 × 10⁻21 न्यूटन बल से आकर्षित करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पिछले अध्याय में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु को जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है तब उस वस्तु में भी उत्पन्न होता है त्वरण, है ना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी वस्तु के गति में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसको हम लोग स्मॉल a से दर्शा रहे थे। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से दर्शाएंगे। अभी हम लोगों ने समीकरण 4 निकाला था। समीकरण 4 और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, जो कि क्या होता है F इज इक्वल टू ma से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल g मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालेंगे। तो मान लेते हैं पृथ्वी के सतह पर m द्रव्यमान का वस्तु है और पृथ्वी उस वस्तु के ऊपर कैपिटल F बल लगा रही। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई कैपिटल R का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5, है ना। यहाँ पर कैपिटल M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल m जो है वस्तु का द्रव्यमान है। तो देखते हैं आगे। तो समीकरण 5 में जो कैपिटल M दिया है उसका मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल R का मतलब है पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, स्मॉल m बराबर है वस्तु का द्रव्यमान। इस वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, तो गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ 10⁻⁻6 देना है इस अध्याय में। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार यदि त्वरण g हो तो, है ना, क्योंकि उसमें a लिया जाता है F इक्वल टू ma, तो F इक्वल टू mg हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 5 और 6 दोनों में ही F की वैल्यू निकाली गई है, मतलब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। mg इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर स्मॉल में m कैंसिल हो गया, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल R का स्क्वायर। ये हो गया 7th हमारा इक्वेशन। तो इसकी सहायता से हम g की मान की गणना कर सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है कैपिटल M का मान 6 × 10⁻24 और त्रिज्या जो होता है कैपिटल R का मान 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। चित्र 3 जो कि ऊपर दिया गया है उसके अनुसार एक बालक गेंद को पृथ्वी से ऊपर किक करता है। गेंद का ऊपर जाने से नीचे आने तक का पथ ABCDE द्वारा दिखाया गया है, जिसमें A गेंद की प्रारंभिक स्थिति, C गेंद की अधिकतम ऊंचाई है तथा E गेंद की अंतिम स्थिति है। तो इसमें हम लोग मुक्त पतन के बारे में अध्ययन करेंगे।
ऐसा अक्सर सोचा जाता है कि यदि वस्तु में गति है तो उस पर जरूर गति की दिशा में बल लग रहा होगा, मगर ऐसा नहीं होता। आपने बल एवं गति के नियम के अध्याय जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं देखा कि ज़रूरी नहीं है कि यदि वस्तु गति कर रही है तो उस पर कोई बल क्रिया कर रहा हो। हमने गति के द्वितीय नियम से भी यह देखा कि वस्तु के ऊपर क्रियाशील बल संवेग के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि वह संवेग की दिशा में हो। यदि वह संवेग की दिशा के विपरीत है तो वह संवेग को घटाएगा। वास्तव में चलती हुई हर वस्तु की गति के विपरीत वायु बल कार्य करती है, मगर वह बहुत कम होती है और सहजता के लिए वायु द्वारा लगाए गए अधिकांश बल को हम लोग क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हम जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह प्रारंभिक गति देते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक गति देते हैं जब ऊपर की ओर उसको फेंकते हैं। प्रारंभिक गति तथा संवेग के लिए बल चाहिए। शुरू में फेंकते समय हम बल लगाते हैं, पर सवाल यह है कि जब वस्तु हाथ से निकल जाती है तब क्या हाथ से दिया हुआ बल वस्तु पर अब भी क्रिया कर रहा होगा? हाँ, बिल्कुल क्रिया करता है, तभी ऊपर की ओर जाता है। गति के प्रथम नियम के अनुसार बल लगाने पर वस्तु में गति का संचार होता है और फिर जड़त्व के कारण वस्तु ऊपर की दिशा में चलती रहती है। हाथ से निकलने के बाद वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही क्रियाशील होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा वह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को नीचे की ओर पृथ्वी खींचता है। वस्तु की गति की जिस स्थिति में वस्तु पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील हो, स्थिति को स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना या मुक्त पतन कहते हैं, है ना। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वस्तु में परिवर्तन आता है तो उसको क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, तो यही था। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, जब हम लोग गति अध्याय पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने गति के 3 समीकरण देखे थे, v = u + at, और सेकंड था s = ut + ½ at², और थर्ड था v² = u² + 2as, है ना। तो यहाँ पर जो गति के 3 समीकरण हम लोगों ने पढ़े थे, वहाँ पर जो a यूज होता था वो त्वरण के लिए यूज होता था, पर जब गुरुत्वाकर्षण हम लोग पढ़ते हैं तो a की जगह स्मॉल g का यूज करते हैं। स्मॉल g का मतलब वहाँ पर त्वरण a था, यहाँ पर कौन सा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको प्रदर्शित करते हैं g से, और विस्थापन वहाँ पर s से प्रदर्शित था, पर यहाँ पर विस्थापन क्या होता है, ऊपर से नीचे, मतलब ऊंचाई, इसलिए s के जगह पर यहाँ पर h का उपयोग किया गया। तो इस प्रकार गति के तीनों समीकरण यहाँ पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट बनाते हैं बुक में दिए गए उदाहरण के प्रश्न को। तो उदाहरण का प्रश्न है, 20 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले उसका वेग क्या होगा? पत्थर के पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समय की गणना हम लोग को करना है। स्मॉल g का मान 10 मीटर/सेकंड² यहाँ पर दिया गया है। तो हल करते हैं। सबसे पहले मीनार की ऊंचाई दी गई है हम लोग को, h = 20 मीटर, और पत्थर का प्रारंभिक वेग तो u = 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग शुरुआत में तो रुका हुआ था ना, इसलिए उसका वेग 0 हो जाएगा। और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर/सेकंड², ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। और हमारा गति के समीकरण हम लगाते हैं, द्वितीय समीकरण s = ut + ½ gt², है ना। अब इसमें वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 20 = 0 × t + ½ 10t², है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 5 = 10, और t × 0 0 हो गया, तो 0 + 5t², 5t² = राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 20 है, तो 5t² = 20। अब 5 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 / 5, 5 4 = 20, तो t² = 20, और स्क्वायर जब साइड चेंज होगा तो रूट में चला जाएगा, तो t = √4 का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो टाइम कितना निकला, 2 सेकंड। तो वस्तु को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना रहेगा, 2 सेकंड। अब पत्थर का वेग हम लोग ज्ञात करते हैं। गति के पहले समीकरण से क्या होता है, v = u + gt, तो v मतलब वेग, पत्थर का वेग है ना, = u + g कितना है, 10, है ना, इनटू टाइम कितना है,
टाइम तो 10 है और जी कितना है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 होगा, 2 इंटू 10 20 होगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी पर पहुँचने में पत्थर की चाल कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड में फेंकने वाले के पास लौट आती है। बताओ, पहले हमको निकालना है गेंद किस वेग से ऊपर फेंकी गई, दूसरा निकालना है गेंद की अधिकतम ऊंचाई क्या थी, तीसरा निकालना है 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गेंद का प्रारंभिक वेग मतलब स्मॉल यू मतलब प्रारंभिक वेग इज इक्वल टू हम लोगों को ज्ञात करना है। और गेंद का अंतिम वेग v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वापस लौट आती है, रुक जाती है। गेंद को ऊपर फेंकने में लगा समय t इज इक्वल टू 3 सेकंड दिया गया है। वस्तु प्रथम 3 सेकंड में ऊपर जाएगी, फिर अगले 3 सेकंड में नीचे आएगी। अतः गेंद को पूरी दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 सेकंड हो जाएगा। तो गेंद का वेग ज्ञात करेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी से। 0 इज इक्वल टू यू, देखो v का वैल्यू 0 है ना, क्योंकि अंतिम वेग क्या है, 0 है। तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस 10 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्मॉल u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 3 30 मीटर पर सेकेंड है ना। और सेकंड निकालना है हमको गेंद की अधिकतम ऊंचाई, तो इसको s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 30 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 30 इंटू 3 90 माइनस 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर 9, तो 5 9 जा 45। तो 90 माइनस 45 मीटर हमारा आंसर आएगा। और थर्ड हमको निकालना है 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। तो यहाँ पर देखो वापस आते समय 1 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से हम लोग निकालेंगे। तो u का वैल्यू था प्रारंभिक वेग 0 प्लस, तो t के साथ भी इंटू होगा 0 ही होगा, प्लस हाफ g का वैल्यू क्या है 10 इंटू टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 5 मीटर हमारा आंसर। तो आंसर क्या आ गया हमारा 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति 45 मीटर माइनस 5 मीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान एवं भार, मास एंड वेट। आप जानते हैं कि जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मतलब जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है उतना ही ज़्यादा उसका जड़त्व होता है। किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को हम वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, मतलब पदार्थ का जितना भी मात्रा होता है वस्तु में उसको हम लोग उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में यदि पदार्थ के कुल परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता तो किसी भी स्थान पर उस वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहेगा। मतलब अगर परिमाण परिवर्तित हो गया तो द्रव्यमान स्थिर नहीं रहेगा। हम अक्सर वस्तु को द्रव्यमान से मापते हैं, जैसे कि चावल को मापने के लिए 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, वैसे ही दाल के लिए भी किलोग्राम का यूज करते हैं, शक्कर के लिए भी 5 किलोग्राम 6 किलोग्राम ऐसे है ना। यदि हम 2 किलोग्राम चावल को धरती से चंद्रमा पर ले जाएं तो चावल का द्रव्यमान पर भी चंद्रमा पर भी कितना होगा, चावल का द्रव्यमान 2 किलोग्राम ही होगा। वैसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, ठीक है। किसी वस्तु को धरती जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं, ठीक है। और भार अगर हम लोग क्या करें, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को हटा दें उसमें से, तो सिर्फ जो बचता है वो द्रव्यमान, ठीक है। और ऐसा ही पद्धति में भार का मात्रक जो होता है वो है न्यूटन, ठीक है। मतलब भार को किससे मापा जाता है, न्यूटन से। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरुत्वीय केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपने कभी मेलों में या अपने घर के आसपास किसी बच्चे या बड़े व्यक्ति को एक मोटी रस्सी पर चलते देखा होगा। वह अपना संतुलन उस रस्सी पर कैसे बना पाता है। संतुलन ऐसे बनाता है कि वह अपने पैरों को बीचों बीच उस रस्सी पर रखता है ना, ठीक है, ताकि उसका जो भार है एक केंद्र में रह सके और वो क्या कर सके, संतुलन की स्थिति में आ जाए। रस्सी पर चलते समय वह अपने दोनों हाथों को फैला देता है या कभी कभी एक सीधी लंबी लकड़ी का सहारा लेता है। क्या आपने कभी सोचा वह ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा इसलिए करता है ताकि वह गुरुत्व केंद्र को क्या कर सके, रस्सी पर ला सके, जिससे उसका बैलेंस बना रहे और वो ना गिर सके।
देखिए, गुरुत्वीय केंद्र का मतलब क्या होता है? भार का वितरण की औसत या संतुलित स्थिति को गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का कुल भार केंद्रित होता हुआ प्रतीत हो वह गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है ना। मतलब वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। अब पाठ के अंत में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दो वस्तुओं के मध्य लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। दोनों वस्तुओं के मध्य दूरी पर तो निर्भर करता है। तो आ ऑप्शन नहीं आएगा। ब ऑप्शन देखते हैं, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल पर भी निर्भर करता है। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। तो पहले का आंसर आएगा आंसर नंबर सा। अब दूसरा है, कैपिटल जी का मान होता है। तो कैपिटल जी का मान 7.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन तो नहीं आएगा। ब देखो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ये भी नहीं आएगा। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो आएगा सेकंड का आंसर। थर्ड है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड, थर्ड का। फोर्थ है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से दो पिंडों जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, जिनके बीच की दूरी r है, मध्य लगने वाला बल यहाँ पर आएगा ऑप्शन दिया है F = G m1 × m2/r²। तो यही है सही आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर आ। पांचवा प्रश्न है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर गति कर रही वस्तु का उसकी अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग 0 होगा। अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कहीं से तो 0 होता है ना उसकी वेलोसिटी, फिर वापस लौट के आता है। तो पांचवा का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा? 980 न्यूटन होगा, है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। अब यहाँ पर देखो दूसरा, विराम अवस्था से मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर h ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु का वेग क्या होगा? √2gh, खाली स्थान में आएगा √2gh। तीसरा है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब कैपिटल जी का मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11। तो खाली स्थान में क्या आएगा? 6.67 इंटू 10⁻11। चौथा है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा चौथे के खाली स्थान में आंसर। और दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं यदि समान ऊंचाई से गिराई जाए तो वे खाली स्थान समय में पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, तो एक समान समय में पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। तो पांचवें पर आएगा, पांचवें खाली स्थान में आंसर आएगा एक समान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा? यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 6 × 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी के केंद्र से उसकी सतह की दूरी बराबर 6400 किलोमीटर है। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या हम लोग को दिया गया है? पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल ME = दिया 6 × 10⁻24 किलोग्राम। वस्तु का द्रव्यमान मतलब S = 1 किलोग्राम दिया है वस्तु। और पृथ्वी के केंद्र की दूरी 6400 किलोमीटर दिया है। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। इसको हम लोग 64 इंटू 10⁵ मीटर भी लिख सकते हैं। अब पृथ्वी तथा वस्तु के बीच की गुरुत्वीय बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होता है? F = G m_e × ms/r²। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल F = 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1/64 इंटू 10⁵ होल स्क्वायर 2 = देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? F मतलब फोर्स का वैल्यू 9.77 न्यूटन हो जाएगा। तो पृथ्वी पर उसकी सतह पर रखी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा? 6.77 न्यूटन। ये आ जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4।
हाँ, अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि पहला वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, दूसरा वस्तु के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाए, तीसरा दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, माना वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी r तथा गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर होगा। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर देंगे, तो m1 इक्वल टू 2m1 कर देते हैं ना, दोगुना। तो समीकरण एक में वैल्यू रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mg इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, 2g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर 2f है ना। मतलब एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दोगुना हो जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों वस्तुओं के बीच अगर दूरी तिगुनी कर दी जाए तो क्या होगा। तो देखिए, वस्तु के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाए तो r इज इक्वल टू 3r पुट कर देंगे, है ना, फॉर्मूले में। तो समीकरण एक में क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, मतलब जी m1 इंटू m2 बाई 9r स्क्वायर हो जाएगा। 1/9 इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9f। तो वस्तुओं के बीच की दूरी तिगुनी करेंगे ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा, मतलब 9 गुना कम हो जाएगा उसका मान। और तीसरा देखो, यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर m1 इक्वल टू 2m रखेंगे, m2 इज इक्वल टू 2m2 रखेंगे। तो समीकरण एक में क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू 2gm1 इंटू 2gm2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, 4gm1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4f। मतलब दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान अगर दोगुना कर देंगे तो उनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा। तो यहाँ पांचवा क्वेश्चन है, एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। तो उत्तर है, कागज की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद में गुरुत्वीय केंद्र गेंद के केंद्र में होती है, जिसके कारण कागज की शीट की अपेक्षा गेंद में गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। इसलिए कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी गति से गिरती है। अब प्रश्न छठवां देखो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। तो बहुत सारे महत्व यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला यहाँ पर है, ग्रहों, उपग्रहों, वायुयानों, अंतरिक्षयानों, रॉकेटों, कृत्रिम उपग्रहों आदि के संतुलन को समझने में इनके निर्माण की सहायता मिलती है। दूसरा है ग्रह के परितः उपग्रहों की गति, सूर्य के परितः ग्रहों की गति, सूर्य व तारों की मंदाकिनी के केंद्र के परितः गति, विभिन्न मंदाकिनियों का परस्पर निरंतर दूर जाना, ब्रह्मांड की संरचना आदि को समझने की सहायता करती है ना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तीसरा जो है, इसका उपयोग विभिन्न पिंडों के सतहों पर किसी वस्तु की भार एवं त्वरण की जानकारी इससे प्राप्त होती है। चौथा है, पृथ्वी पर विभिन्न वस्तुओं को समझने में सहायता मिलती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। और पांचवा है, समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटा के कारणों को समझने में भी हम लोग को गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से सहायता मिलती है। देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो उत्तर है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7 × 10⁻22 अर्थात चंद्रमा से पृथ्वी कई गुना, लगभग 86 गुना भारी है। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो फिर भी पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती। अब प्रश्न नंबर 8वां है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकी जाती है। तो परिकलन करना मतलब निकालना है। पहला, गेंद का अधिकतम ऊंचाई, दूसरा पृथ्वी की सतह तक वापस लौटने में गेंद को लगा कुल समय। तो सबसे पहले हल देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 49 मीटर प्रति सेकंड, और स्मॉल जी का मान -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पहला देखो, गेंद की अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, गति के द्वितीय समीकरण से v² = u² + 2gh। तो यहाँ पर अंतिम वेग तो 0 है, तो 0 = 49 का स्क्वायर + 2 × -10 × h। तो 0 = 49² - 20h हो जाएगा। 20h =
क्या हो गया 49 स्क्वायर। तो यहाँ पर 49 का स्क्वायर 2401, तो h इक्वल टू 2401/20 मतलब 120 मीटर हमारा आंसर हुआ। गेंद की अधिकतम ऊंचाई होगी 120 मीटर। अब दूसरा निकालते हैं, पृथ्वी की सतह तक वापस लौटने में गेंद को लगा कुल समय। u इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t हम लोग को निकालना है। गति के तृतीय नियम लगाएंगे, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पर 120 बराबर 0 गुणित t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 120 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 120/5 मतलब 24। t इज इक्वल टू स्क्वायर क्या होगा, साइड चेंज होकर √24 हो गया। तो t इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड हमारा आंसर आएगा। तो पृथ्वी की सतह तक वापस लौटने में गेंद को लगा समय 4.9 सेकंड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नौवां प्रश्न है, किसी वस्तु को यदि 10 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाए, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर फेंका जाए, तो वह कितने समय पश्चात और कितने वेग से वापस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हल करते हैं। u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग v इज इक्वल टू 0 क्योंकि अंत में वह रुक जाता है। अब सूत्र लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, -g। -g क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में नीचे, और एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। और u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 0 पहले डिस्कस कर चुके हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh बन जाएगा। वहाँ पर फार्मूला में पुट रखेंगे करेंगे वैल्यू, तो v 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, h इक्वल टू क्या होगा यू स्क्वायर बाई 2g। तो वैल्यू रखेंगे 10 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, तो 100/20 मतलब 5 मीटर हमारा आंसर आएगा। तो माना यह ऊंचाई प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, t1 समय लगेगा। तो सूत्र लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस gt है ना। तो v इज इक्वल टू यू माइनस gt1 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 10t1, 10t1 इज इक्वल टू 10, t1 इज इक्वल टू 10/10 मतलब 1 सेकेंड। आगे देखते हैं, प्रश्न 10वां है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। किन किन परिस्थितियों में दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल 4F मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल F है, जो निम्न परिस्थितियों में दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 4F मतलब 4 गुना हो जाएगा। पहला जब दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना कर देंगे तब, दूसरा जब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर देंगे तब, और तीसरा जब दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तब इन परिस्थितियों में 4 गुना हो जाएगा। प्रश्न 11वां है, दो विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर क्यों पहुंचती हैं? क्या दोनों वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बराबर है? तो उत्तर देखो, दो विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर इसलिए पहुंचती है क्योंकि पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं पर समान रूप से लगाया जाता है, इसलिए असमान द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती है। हाँ, दोनों वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है। आखिरी प्रश्न देखते हैं इस अध्याय का, प्रश्न नंबर 12वां। अंतिम प्रश्न है, m द्रव्यमान की वस्तु में पृथ्वी द्वारा उत्पन्न त्वरण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके मान की गणना कीजिए। तो उत्तर है हमारा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m है जो कि पृथ्वी के सतह पर किसी कैपिटल M द्रव्यमान की कोई वस्तु है, पृथ्वी जब वस्तु के ऊपर F बल लगाती है तो वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो समीकरण जो क्या है, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल R पृथ्वी के केंद्र से उसकी सतह की दूरी होगी। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, सूत्र F इज इक्वल टू mg है ना, जहाँ पर g गुरुत्वीय त्वरण है। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो mg इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो स्मॉल g के मान की गणना करेंगे तो कैपिटल G इज इक्वल टू क्या होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
कैपिटल M का वैल्यू क्या है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और R का वैल्यू क्या है, मतलब ये जो है बोल सकते हैं त्रिज्या पृथ्वी की 6.4 × 10⁻6। तो वैल्यू पुट करेंगे तो G का वैल्यू क्या आ जाएगा 6.77 इज इक्वल टू लगभग इसको क्या लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल g का वैल्यू क्या आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। तो ये हमारा अध्याय गुरुत्वाकर्षण समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय और उनके प्रश्न उत्तरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।